हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर। तो अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 को जो है कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये आए हुए हैं टीजीटी एंड पीजीटी में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल? निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर गिवन है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड स्ट्रेस। तो जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं हमारे पास होता है प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है एंड एंट्रोपी होती है एस। यहाँ पर जो स्ट्रेस है ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम अंडर दिस कंडीशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विल बी। यानी जो बॉइलिंग वाटर है ये स्टीम में जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो अंडर दिस कंडीशन जो स्पेसिफिक हीट होगी वाटर की ये हमें बताना है। 0 होगी, 1 होगी, इनफाइनाइट होगी या लेस देन 1 होगी। तो जो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है ये हमें पता होना चाहिए। सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा टी है यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, क्यू है हीट और एम है यहाँ पर मास। तो जैसे ही बॉइलिंग होता है ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग के दौरान जो है जो हीट है ये सप्लाइड की जाती है कंटिन्यूअसली, लेकिन जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर होगा ये होगा 0। तो अगर इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट हो जाती है वाटर की ये इनफाइनाइट हमें मिलती है यहाँ पर। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, इनफाइनाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द thickness of an ice layer in a lake increases from 20 centimeter to 21 centimeter in 10 hours. In what time will it increase from 40 centimeter to 42 centimeter? तो आइस की जो लेयर है लेक में ये इंक्रीज कर जाती है 10 आवर्स में 20 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर। तो किस टाइम में ये जो है इंक्रीज कर जाएगी 40 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर? ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टाइम जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ फ्रीजिंग होता है ये डिक्रीज करता है जैसे ही थिकनेस जो है आइस की जो थिकनेस होती है वह इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर द रेट ऑफ फ्रीजिंग decreases as thickness increases। तो यहाँ पर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। एक्स क्या है? ये थिकनेस है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है T1 इक्वल टू 10 आवर्स, x1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, x2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, x1 प्राइम इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड x2 प्राइम इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें T2 को कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 प्राइम का स्क्वायर माइनस x1 प्राइम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर माइनस
40 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर मिल जाएगा 21 प्लस 20 एंड 21 माइनस 20, 42 माइनस 40 एंड प्लस कर ले रहे हैं यहाँ पर, और 42 माइनस 40। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं जो T1 और T2 का रेशियो है, ये मिल जाएगा हमें 41 इंटू 1, यहाँ पर 82 इंटू 2। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो 1/4 मिल जाएगा यहाँ से हमें। तो T2 हमें कैलकुलेट करना है, T2 इक्वल टू हो जाएगा 4 T1। तो 4 इंटू 10, ये हमें मिल जाएगा 40 आवर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा डी होगा 40 आवर्स। 40 आवर्स में जो है इंक्रीज कर जाएगी 40 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द स्नो ऑफ द माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज इट, जो स्नो है माउंटेन्स का, ये जो है मेल्ट नहीं होता है एकदम से, जबकि इसे हीट किया जाता है सन के द्वारा। ऑप्शन ए बिकम्स वेरी हार्ड, बी रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, सी हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डी हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो आइस मेल्ट होता है तो यहाँ पर जो है हीट की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी आइस को जब मेल्ट होना चाहिए होता है तब वहां पर जो है लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी होगा, हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम लिख लेते हैं टू मेल्ट डाउन स्नो आइस हीट इज रिक्वायर्ड without raising temperature. This is called latent heat of fusion. Ice has a very high latent heat, so it absorbs a large amount of heat before melting. तो यहाँ पर जो है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है आइस को जो है मेल्ट डाउन होने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन कंस्ट्रक्टिंग अ थर्मोमीटर इट इज नेसेसरी टू यूज अ सब्सटेंस दैट, यानी थर्मोमीटर बनाते समय कौन सी प्रॉपर्टी वाली सब्सटेंस यूज करनी चाहिए। ऑप्शन ए एक्सपेंड विद राइजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को राइज करने पर सब्सटेंस जो है एक्सपेंड कर जाए। बी विल नॉट फ्रीज, फ्रीज ना हो। सी विल नॉट बॉयल, यानी बॉयल ना हो। डी अंडरगोज सेम चेंज व्हेन हीटेड और कूल्ड, यानी समान जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए जब हम हीट करें सब्सटेंस को और उसको कूल डाउन करें। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर हम इसको हीट करते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो सब्सटेंस है ये जो है एक्सपेंड कर जाना चाहिए, और जैसे ही टेम्परेचर को लो करते हैं तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट
होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए इसमें सेम अमाउंट में, यानी ओरिजिनल जो स्टेट है वहां पर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडरगोज सेम चेंज व्हेन हीटेड और कूल्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ क्यूब, अ स्फीयर एंड अ सर्कुलर प्लेट मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम मास आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, which one cools at the lowest rate when put in the same surrounding। तो यहाँ पर एक क्यूब है, स्फीयर है और सर्कुलर प्लेट है, तीनों जो है सेम मटेरियल से बने हुए हैं और इनका मास भी जो है सेम है। तीनों को जो है सेम टेम्परेचर से हीट किया जाता है। तो इनमें कौन जो है स्लो रेट से कूलिंग होगी, यानी किसमें स्लो रेट से जो है कूलिंग होगी जब हम तीनों को सराउंडिंग में रख देते हैं, सेम सराउंडिंग में। तो ऑप्शन ए स्फीयर, बी है क्यूब, सी है सर्कुलर प्लेट, डी है रेट ऑफ कूलिंग विल बी द सेम फॉर ऑल, यानी जो रेट ऑफ कूलिंग है तीनों के लिए सेम होगी। तो इसके लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक सरफेस एरिया होगा सर्कुलर प्लेट का होगा, सर्कुलर प्लेट, उससे कम होगा क्यूब का और सबसे कम होगा यहाँ पर स्फीयर का। तो जो कूलिंग होगी, रेट ऑफ कूलिंग सबसे स्लो किसकी होगी, स्फीयर की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। जो स्फीयर है इसकी सबसे स्लो जो है रेट ऑफ कूलिंग होगी। रेट ऑफ कूलिंग विल बी लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आउटडोर्स इन विंटर व्हाई डज अ पीस ऑफ मेटल फील कोल्डर देन अ पीस ऑफ वुड। ऑप्शन ए मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, बी wood is a good conductor of heat than metal, c wood conduct heat faster than metal, d both metal and wood are bad conductor of heat। तो विंटर में जो पीस ऑफ मेटल होता है ये हमें कोल्डर फील होता है देन अ पीस ऑफ वुड से। क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो जिसके कारण इसमें जो है हीट ट्रांसफर अधिक होता है। तो जैसे ही हम मेटल को जो है पकड़ते हैं तो हमारे हाथ से जो हीट ट्रांसफर है वो होने लगता है मेटल की तरफ, जिसके कारण हमें जो है मेटल कोल्डर फील होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। क्वेश्चन नंबर 8, हीट ट्रांसफर्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन अकर्स। ऑप्शन ए ओनली इन लिक्विड्स, बी ओनली इन सॉलिड्स, सी ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस, डी इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जो कन्वेक्शन है इसके द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है ये लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा, या जो है लिक्विड एंड गैसेस दोनों में होगा, या जो है सॉलिड लिक्विड या गैसेस तीनों में होगा। तो जो कन्वेक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है वो मोशन ऑफ द पार्टिकल के द्वारा होती है। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल जो है मूव नहीं करते हैं, इसलिए जो है कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का ये सॉलिड्स में नहीं पाया जाता है, केवल जो है लिक्विड एंड गैसेस में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लिख लेते हैं, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स
this movement is only possible in fluids like liquids and gases. सॉलिड में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर जो है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द रेशियो ऑफ द ग्राम मॉलिकुलर स्पेसिफिक हीट गामा ऑफ अ डायटोमिक गैस। तो यहाँ पर हमें गामा की वैल्यू निकालनी है। गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है डायटोमिक गैस के लिए। तो जो डायटोमिक गैस होती है, इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं 5 होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ। तो इस फार्मूले को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम एफ की जगह 5 रख देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1.40। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैसेस Cp रेशियो Cv इज गिवन बाई। तो जो अभी हमने पढ़ा था, गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ होता है 3। डाई एटॉमिक गैस के लिए एफ इक्वल टू होता है 5। एंड ट्राई एटॉमिक गैस के लिए एफ इक्वल टू होता है 6। तो यहाँ पर जो गामा निकल के आएगा 1.66 आएगा। यहाँ पर गामा निकल के आता है 1.4 और यहाँ पर गामा निकल के आएगा 1.33। तो ये हमें याद रखना है।